हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ फेदर। इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ डाउन फेदर और उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ कंटूर फेदर। यह जो टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ फेदर, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो हम पहले करते हैं डेवलपमेंट ऑफ डाउन फेदर। पिच्छक का प्रारंभिक परिवर्तन रेप्टाइल्स के शल्क के परिवर्तन के समान ही होता है। यहाँ आप डायग्राम साथ साथ में देखते हुए चलें। पहला डायग्राम है ये बनाना है, जिसमें हम बना देंगे क्या, एपिडर्मिस वाली लेयर और डर्मिस वाली लेयर। एपिडर्मिस में आउटर मोस्ट लेयर हमें पता है कौन सी होती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें केंद्रक समाप्त हो चुका होता है और किरेटिनाइज्ड सेल्स होती हैं, यानी इनमें किरेटिन डिपॉजिट होता है। और एपिडर्मिस की लास्ट जो लेयर होती है वो कहलाती है जर्मिनेटिवम। जर्मिनेटिवम को मैल्पिगी लेयर भी कहते हैं। इसकी कोशिकाओं में लगातार विभाजन होने की क्षमता होती है, जिसके कारण नई कोशिकाएं बनती हैं और पुरानी कोशिकाओं को ऊपर की तरफ जो है धकेला जाता है और वो बाहर की लेयर बनाती हैं। ठीक है, फिर हम डर्मिस वाली लेयर बना देंगे। अब हम शुरुआत करेंगे, पहला पॉइंट कौन सा, डर्मिस में। यहाँ डर्मिस में ही मीजेनकाइम की कुछ कोशिकाएं या मीजोडर्म की कुछ सेल्स और ब्लड वेसल्स जो हैं ये एकत्रित हो जाती हैं बीच बीच में, और यह बनाती हैं डर्मल पेपिला। क्या बनाती हैं, डर्मल पेपिला। डर्मल पेपिला की सेल्स जो हैं ये लगातार वृद्धि करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस पेपिला के ऊपर जो एपिडर्मिस की परत है वो ऊपर की तरफ वृद्धि करती है, और वो कैसे बना लेती है, कोन शेप की। ये वृद्धि करके कैसी हो गई, कोन शेप की हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस तरह का फर्स्ट डायग्राम बनाकर हम डर्मल पेपिला के बारे में बताएंगे। तो डर्मल पेपिला क्या है, डर्मिस वाले भाग में ही कुछ मीजोडर्म सेल्स और ब्लड सेल्स इकट्ठी हो जाती हैं। यहाँ की सेल्स जो हैं ये लगातार डिवाइड करती हैं, जिसके कारण इनकी संख्या बढ़ती है, और इनकी संख्या बढ़ने के साथ में ही क्या होता है, इसमें से यह ग्रोथ करती हैं, जिसके कारण से जो एपिडर्मिस वाला भाग है उसमें कॉनिकल या शंक्वाकार उभार प्रकट हो जाता है। फर्स्ट डायग्राम उसका एक्सप्लेनेशन। फिर हम ये सेकेंड डायग्राम बनाएंगे। इस डायग्राम में आप देखो, यहाँ पर इस प्रकार बाह्य कॉर्नियम स्तर बाहर की ओर वृद्धि करता है, यानी ये जो कॉर्नियम लेयर है ये बाहर की तरफ वृद्धि करी, और कॉर्नियम के नीचे एपिडर्मिस की जो बेस वाली लेयर है कौन सी है, जर्मिनेटम। तो ये दोनों लेयर हम बता देंगे इन्होंने बाहर की तरफ वृद्धि करी है। ठीक है, और अब जो डर्मल पेपिला का जो भाग है, जो यहाँ इकट्ठी हुई थी सेल्स और वृद्धि कर रही थी, ये वाला जो भाग है ये अब कहलाता है फेदर पल्प। ये क्या कहलाता है, फेदर पल्प, क्योंकि इस वाले भाग में ब्लड कैपिलरीज पहुँच रही हैं, इस वाले भाग में नर्व्स पहुंच रही हैं, जो क्या कर रही हैं, डेवलपिंग जो फेदर है इसको पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। ठीक है, तो सेकेंड डायग्राम हमें ये बता देना है, फेदर पल्प जो किसकी बनी है, डर्मल पेपिला को ही अब हम फेदर पल्प कह देंगे, क्योंकि यहाँ से जो डेवलपिंग फेदर है उसको नरिशमेंट मिल रहा है। और जो कॉर्नियम वाला भाग जो कोन शेप ऊपर बना चुका है इसे हम कह देंगे फेदर पेपिला या फेदर पिच अंकुर, क्योंकि इस वाले भाग से ही पिच का डेवलपमेंट होगा, यानी डेवलपमेंट किससे होता है, एपिडर्मिस से होता है। ठीक है, फेदर का डेवलपमेंट एपिडर्मिस से होता है। सेकेंड डायग्राम बनाने के बाद में हम यहाँ पर थर्ड डायग्राम इस तरह से बनाएंगे। अब यहाँ देखो, जो फेदर जर्म है वो एक सिलेंड्रिकल शेप ले लेती है, इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप ले लिया। अब इसको कहेंगे फेदर जर्म, पिच मूल। और इसके बेस वाले भाग में, यहाँ इसके बेस वाले भाग में जो मेल्पिगी की जो लेयर्स हैं, मेल्पिगी जो सेल्स हैं या जर्मिनेटम जो सेल्स हैं वो लगातार क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं, और यहाँ पर क्या बनाती हैं, ये फेदर फॉलिकल। ये क्या बना लेती हैं, पिचकाक्ष, फेदर फॉलिकल वाला भाग बनाती हैं। ठीक है, और इस दौरान इसको ब्लड सप्लाई हो रहा है और नरिशमेंट सप्लाई हो रहा है कहाँ से, डर्मल पल्प से। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या लिखना है, ये डायग्राम बना करके, एपिडर्मिस लंबी होती जाती है, बेलनाकार संरचना बना लेती है। अब इसको कहेंगे फेदर जर्म।
अब इसको क्या कहेंगे? फैदर जर्म। और फैदर जर्म के आधार भाग में एपिडर्मिस की मेलपिगी लेयर जो है वो उसकी जो सेल्स हैं वो हॉर्नी यानी श्रृंगित होकर के क्या बना लेती हैं? फैदर फॉलिकल बना लेती हैं। अब इस डायग्राम के बाद में हम ये वाला डायग्राम बनाएंगे और यहाँ हमें अब क्या बताना है कि इस प्रकार इस पिछकाक्ष यानी फैदर फॉलिकल से, ये जो फॉलिकल वाला भाग है, इस फॉलिकल से श्रृंगीय आवरक आच्छंद यानी ये सेल्स लगातार जो डिवाइड हो रही थी, ये सेल्स लगातार डिवाइड होकर के क्या करती रहेंगी? पुरानी सेल्स को ऊपर की तरफ धक्का देती रहेंगी और इसके परिणाम स्वरूप ये जो सिलेंड्रिकल संरचना बनी थी, इस सिलेंड्रिकल संरचना के चारों तरफ एक आवरण बन जाएगा स्ट्रेटम कॉर्नियम वाले सेल्स का, जिसे कहेंगे पेरिडर्म। जिसे क्या कहेंगे? पेरिडर्म। और इस सिलेंड्रिकल आवरण जो है पेरिडर्म, इसके अंदर की तरफ, यहाँ अंदर की तरफ देखो आप, यहाँ अंदर की तरफ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? रिजेस का, ट्रांसवर्स रिजेस का, कटक। ठीक है, ट्रांसवर्स रिजेस अनुदैर्ध्य कटक का जो है निर्माण हो जाएगा। तो ये हमें डायग्राम बनाना है और हम साइड बाय साइड इसको लिखते जाएंगे कि ये फैदर फॉलिकल है जिनकी कोशिकाएं लगातार डिवाइड हो रही हैं और जिनसे पुरानी कोशिकाओं को ऊपर की तरफ जो है केराटिनाइज्ड होती जाती हैं, ऊपर की तरफ धकेला जाता है, जिससे एक पेरिकार्डियम बन जाता है, आवरण बन जाता है। ठीक है, फिर हम जो है क्या बनाएंगे इसमें, यहाँ पर हम ले लेते हैं इस डायग्राम के बाद में हमें बताना है, देखो पेरिडर्म यानी जो आवरण है ये किससे बना है? एपिडर्मिस के कॉर्नियम स्तर से बनता है। केराटिनाइज्ड हो जाती है ना सेल्स, तो कॉर्नियम स्तर से बनता है और जो सूख करके केराटिनाइज्ड होकर के पिच पल्प के चारों तरफ जो है एक आवरण बना लेता है और अंदर की तरफ क्या बन जाती हैं? इससे रिजेस बन जाती हैं, अंदर की तरफ ट्रांसवर्स रिजेस जो हैं ये बन जाती हैं। तो ये किसका बना है? एपिडर्मिस से ही बना है ये। और अब हम लेते हैं इसका लास्ट डायग्राम। इसमें हमें क्या लिखना है? फैदर जर्म का दूरस्थ भाग, जैसे ये इस तरह से था यहाँ पर, तो ये दूरस्थ भाग जो है इसका पल्प सूख जाता है क्योंकि इसके पल्प को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब पल्प को एब्जॉर्ब करने से क्या हुआ? ड्राइनेस हो गई। ड्राइनेस के कारण उसके बाहर की तरफ जो पेरिडर्म था, ये पेरिडर्म भी सूख गया और सूख करके टूट जाता है। तो इसके टूट जाने से क्या होगा कि इसके टूट जाने से इसके अंदर जो ट्रांसवर्स रिजेस थी ये भी सूख गई क्योंकि पल्प सूख गया, अवशोषित हो गया, और जिसके कारण से ट्रांसवर्स रिजेस सूख करके चटक जाती हैं और ये जो है विमुक्त यानी फ्री हो गई। ये आपस में क्या हो गई? फ्री। पहले ये बंधी हुई थी ना, इस तरह से ये ट्रांसवर्स रिजेस बने हुए थे, लेकिन इसका पल्प सूखने के कारण ये क्या हो गया? पेरिडर्म जो है वो टूट गई और ट्रांसवर्स रिजेस जो हैं ये सूख कर चटक जाती हैं, विमुक्त हो जाती हैं और इनसे ही किसका निर्माण होता है? बार्ब का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरह से डाउन फैदर बना। और कैलेमस वाला भाग यानी नीचे का जो भाग है, तो कैलेमस के लिए जो फैदर पल्प सूख करके मज़ा बना लेती है, ये फैदर पल्प वाला जो भाग है ये इस वाले भाग से क्या बन जाता है? कैलेमस वाला भाग बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका जो है ये डायग्राम बनाएंगे और इससे ये हो जाएगा पूरा डेवलपमेंट ऑफ डाउन फैदर। अब यहाँ देखो आप, डर्मल पेपिला जो है ये अपनी जगह पर बना हुआ है, तो ये डर्मल पेपिला ऑफ परमानेंट फैदर, जैसे समय समय पर पंख जो हैं वो झड़ती हैं और नई पंख बनती हैं उसकी जगह। तो डर्मल पेपिला का तो क्या काम है? यहाँ की सेल्स वृद्धि करती हैं और डेवलपिंग जो फैदर है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही हैं, वहाँ ब्लड सप्लाई हो रहा है और नरिशमेंट प्रोवाइड हो रहा है। तो इसके नीचे यानी इस वाले भाग के नीचे की जो डर्मल पेपिला है ये बनी रहती है और पिच के गिर जाने के बाद में पुनः ये सक्रिय हो जाती है और वापस से ये जो पूरा प्रोसेस है फैदर डेवलपमेंट का, ये पूरा प्रोसेस जो है रिपीट होता है। ठीक है, यानी इसी तरह से कॉनिकल संरचना बनेगी। कॉनिकल संरचना बनने के बाद में ये फैदर पेपिला बनेगा और उसके बाद में ये फैदर जर्म, फैदर फॉलिकल, सिलेंड्रिकल संरचना, ट्रांसवर्स रिजेस, बाहर पेरिडर्म, और ये पूरा प्रोसेस जो है ये रिपीट होगा। तो इस तरह से ये तो हुआ डेवलपमेंट ऑफ डाउन फैदर। अब हम लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ कंटूर फैदर। कंटूर फैदर जो है वो टिपिकल फैदर की जो संरचना है वो इसके अंतर्गत आएगी
टिपिकल फैदर की संरचना जैसे ये तो है डाउन फैदर कोमल पिच है ना, जिसके अंदर कैलमस वाला भाग जो है वो छोटा होता है, और यहाँ जो है रैकिस वाला भाग नहीं होता, ये बार्ब्स होती हैं, और बारब्यूल्स जो है वो रूडिमेंट्री बारब्यूल्स है, यानी बारब्यूल्स में जो है हुकलेट्स या रिजेस नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये तो है डाउन फैदर, ये डाउन फैदर हो गया। और ये है कंटूर फैदर। कंटूर फैदर टिपिकल जो फैदर की संरचना है, जिसके अंदर क्या होता है, एक बीच का एक्सेस वाला भाग होता है। एक्सेस वाले भाग में भी दो पार्ट होते हैं, रैकिस वाला पार्ट और कैलमस वाला पार्ट। कैलमस वो वाला पार्ट है जो डर्मिस के अंदर धंसा हुआ पार्ट है, और इसमें क्या है, बार्ब्स नहीं होती हैं। रैकिस वो वाला पार्ट है जिसमें क्या है, ये समानांतर तंतु जैसी संरचनाएं जिन्हें हम कहते हैं बार्ब्स, ये पाई जाती हैं। ठीक है, और ये जो फलक बनता है बार्ब्स के द्वारा, इसको कहते हैं वेन। इसको क्या कहते हैं, वेन। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कंटूर फैदर का डेवलपमेंट। कंटूर फैदर का डेवलपमेंट हम यहाँ से लेते हैं इसको, डेवलपमेंट ऑफ कंटूर फैदर। प्रारंभिक परिवर्धन जो है, यानी शुरुआत के जो स्टेप्स हैं वो कॉमन हैं। जिस तरह से हमने डाउन फैदर में डेवलपमेंट पढ़ा, उसी तरह से कंटूर फैदर की प्रारंभिक परिवर्धन जो है ये डाउन फैदर के परिवर्धन के समान ही है। यानी कहाँ तक समान है इसमें, फैदर पल्प का बनना, ट्रांसवर्स रिजेस का बनना और पेरिडर्म का बनना, तो यहाँ तक की अवस्थाएं जो हैं ये समान हैं। फिर इसके बाद में डिफरेंस आता है। बाद में क्या डिफरेंस आता है, जो ट्रांसवर्स रिजेस बनी है इनमें अब जो है किस तरह से परिवर्तन होगा, दो मध्य पृष्ठीय कटक मोटी हो जाती हैं और परस्पर समेकित होकर के रैकिस बना लेती हैं। क्योंकि अब इसमें रैकिस वाला भाग बनना है ना, तो यहाँ हम लेते हैं, यहाँ देखो आप, यहाँ पर ये वाला डायग्राम, इसमें जो है बीच की दो जो ये ट्रांसवर्स रिजेस हैं, कटक हैं, ये दोनों फ्यूज़ करके ये रैकिस वाला भाग बनाती हैं, और ये रैकिस वाला भाग वृद्धि करता हुआ बाहर की तरफ निकलता है। ये रैकिस वाला भाग वृद्धि करता हुआ बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है, हम थ्योरी के साथ साथ इसको लेंगे। तो यहाँ से हम लेते हैं, दो मध्य पृष्ठीय कटक यानी मिड डॉर्सल के जो रिजेस हैं ये मोटी हो जाती हैं, आपस में फ्यूज़ करके रैकिस वाला भाग बना लेती हैं, और रैकिस बाहर की तरफ शीघ्रता से वृद्धि करता है। शेष अनुदैर्ध्य कटक यानी बाकी जो ट्रांसवर्स रिजेस हैं ये पेरिडर्म की भीतरी दशा से अलग हो जाते हैं। अब हम वापस इस डायग्राम को लेते हैं, यहाँ पर यहाँ लेते हैं हम इसको, शेष यानी बाकी देखो, ये पेरिडर्म वाला भाग था, ये पेरिडर्म वाला भाग था, तो इस पेरिडर्म वाले भाग से यहाँ इस पेरिडर्म वाले भाग से बाकी जो रिजेस हैं ये अलग हो जाती हैं, ये अलग हो गई ना, सेपरेट हो गई इससे। अब ये बीच में इससे मिड डॉर्सल वाली से तो जुड़ी हुई हैं, यानी रैकिस वाली से तो जुड़ी हुई हैं अंदर की तरफ, लेकिन बाहर की तरफ से जो स्ट्रेटम कॉर्नियम वाला भाग है जो पेरिडर्म बना रहा है, यहाँ से ये सेपरेट हो गई, यहाँ से ये क्या हो गई, सेपरेट हो गई। और नई जो बार्ब बन रही हैं वो नीचे की तरफ बनती हैं। नई बार्ब्स कहाँ पर बन रही हैं, नीचे की साइड में बन रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसमें लिखना है। यहाँ हम वापस इस लाइन को लेते हैं, शेष अनुदैर्ध्य कटक पेरिडर्म की भीतरी दशा से अलग हो जाते हैं और रैकिस के दोनों पार्श्वों पर पहुँच कर के क्या बना लेते हैं, बार्ब्स बनाते हैं, और नए बार्ब्स जो हैं वो नीचे की तरफ बनते हैं। अब जो बार्ब्स बन गई, जैसे ये रैकिस, जैसे जो है ये रैकिस हो गया और ये बार्ब्स हैं। ठीक है, बार्ब्स बनने के बाद में अब इन पर क्या बनेगा, बारब्यूल्स बनेंगी। तो जो है इनके पार्श्व में, यानी यहाँ साइड में, यहाँ पर दोनों पार्श्व में अब किसका निर्माण होगा, बारब्यूल्स का निर्माण होगा। और इस तरह से पेरिडर्म जो है, यानी आउटर मोस्ट जो कॉर्नियम की जो लेयर बनी हुई है सिलेंड्रिकल संरचना के चारों तरफ, वो जो है पल्प जब सूख जाएगा तो वो चिर जाएगी और चिर करके सूख जाता है। इस तरह से जो है डेवलपिंग फैदर अधर रेखा से, ये मिड डॉर्सल में तो रैकिस बना है, और मिड वेंट्रल से जो है, मिड वेंट्रल से इसमें ये चिर जाएगा, जिससे जो बार्ब्स हैं
वो चपटी होकर के क्या बना लेंगी, पिच फलक, वेन वाला भाग बना लेंगी, ठीक है। और पिछकाक्ष यानी कैलेमस वाला भाग जो है वो त्वचा में धंसा रहता है और ये चिरता नहीं है, ठीक है। अब इस भाग को क्या कह देंगे, कैलेमस कह देंगे। अब इस कैलेमस वाले भाग में इन्फीरियर, सुपीरियर, जो अम्बिलिकल कॉर्ड वाला भाग है यानी प्रारंभिक, समीपस्थ और दूरस्थ छिद्र अब इसमें डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है, और जब कैलेमस में पल्प सूख जाता है तो इसका मतलब अब क्या है, अब इसकी वृद्धि रुक गई है, यानी मैक्सिमम ग्रोथ अब इसकी हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये वाला डायग्राम इसके साथ में बना देंगे। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर हमसे पूछा जाता है डेवलपमेंट ऑफ फेदर, अगर अलग से दे रखा है डेवलपमेंट ऑफ डाउन फेदर, तो हम केवल डाउन फेदर तक डिस्क्राइब करेंगे। और अगर हमें केवल दे रखा है डेवलपमेंट ऑफ फेदर, तो हम डाउन फेदर के साथ साथ में कंटूर फेदर का डेवलपमेंट भी डिस्क्राइब करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक।